हेलो बच्चों, हम लोग इवोल्यूशन क्लास 12th का स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको भेज दिया है और होप है कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो हमने आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बता दिया था, ओरिजिन ऑफ अर्थ बता दिया था, हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया था कि हाँ कुछ कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने बोला कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसी हुई होगी। किसी ने कहा ए बायोजेनेसिस है, किसी ने कहा बायोजेनेसिस थ्योरी है, किसी ने कहा पैंसपर्मिया थ्योरी है। इस तरह की कई मान्यताएं और जो हिंदू मैथोलॉजी में क्या मानते हैं और क्रिश्चियन में क्या मानते हैं, सबका अपना अपना जो तरीका है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरी कहती है कि जो फर्स्ट लाइफ धरती पे आई रही होगी, या जो फर्स्ट सेल जो पृथ्वी पर बनी थी, वो किससे बनी थी? वो कहीं ना कहीं केमिकल से बनी थी। ये थ्योरी के जो सपोर्टर थे वो ओपेरिन और हेल्डन थे। ओपेरिन और हेल्डन ने अपना अपना मत इंडिपेंडेंटली रखा था, मतलब इन दोनों ने अलग अलग काम किया था। ओपेरिन का भी मानना था कि केमिकल से फर्स्ट सेल जनरेट हुई होगी, और हेल्डन का भी मानना था कि फर्स्ट सेल या फर्स्ट लाइफ जो बनी होगी वो केमिकल से बनी होगी। ठीक है, अब इन्होंने अपना विचार दिया था, मतलब इन्होंने अपनी सोच को सामने रखा था, लेकिन इस विचार को कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध भी कर दिया गया कि हाँ ये जो कह रहे हैं इसमें कुछ दम है, इनकी बात में कुछ दम है। इससे पहले जितनी भी थ्योरीज दी गई थी उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए, बट ओपेरिन और हेल्डन की थ्योरी को लैब में एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध भी किया गया कि हाँ ये थ्योरी जो कह रही है वो सही कह रही है। और जो चीज़ सिद्ध हो जाता है साइंस में, उसी को हम मोस्ट एक्सेप्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि साइंस तो प्रूफ मांगता है ना। वैसे हवा में बातें करें कि ऐसे धरती बनी है, वैसे बनी है, तो साइंस नहीं मानेगा, साइंस को तो प्रूफ चाहिए। तो ये थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल जाने की वजह से इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानते हैं, और आज भी हम इसको मोस्ट एक्सेप्टेबल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ओपेरिन और हेल्डन ने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि जो अर्ली अर्थ थी, मतलब जो प्राचीन अर्थ थी, जो अर्ली अर्थ थी, दैट इज योर अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ पे कैसा एटमॉस्फेयर था? टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। इवन 6000 8000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उस समय रहा होगा। ऑक्सीजन वॉज टोटली एब्सेंट, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था अर्ली अर्थ पर। यानी एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। कैसा एटमॉस्फेयर था? रिड्यूसिंग। उस समय जो मुख्य गैसें हमारे पास थी वो क्या क्या थी? वाटर वेपर था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, मीथेन था। कहाँ से आया था ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हाइड्रोजन और मीथेन, अमोनिया, ये सब कैसे बने थे, कहाँ से आए थे। वो सीरीज भी आप देखिए, एवोल्यूशन के पार्ट 2 और 1, आप उसको पहले देखिए, तब यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या क्या गैसें अर्ली अर्थ पर हमारे पास थी? ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं था, वाटर वेपर था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, मीथेन था। और उस समय पर लाइटनिंग हो रही थी। लाइटनिंग समझते ना, बिजली कड़क रही थी। जब लाइटनिंग इन गैसों पर पड़ी तो इन्हीं गैसों की वजह से ऑर्गेनिक केमिकल्स का ऑरिजिन हुआ। क्या बने पहले? ऑर्गेनिक केमिकल्स बने। ये ऑर्गेनिक केमिकल्स पहले स्टार्टिंग में कैसे थे? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस पहले बने, मतलब सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल पहले बने। सिंपल में क्या क्या बन गया? सुगर बना, एमिनो एसिड बना, फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना एंड बेस बना। दीज आर द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि अर्ली अर्थ पर सबसे पहले बने रहे होंगे। ये इनका मतलब इन्होंने परिकल्पना की थी, इन्होंने एक अपना विचार रखा था कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ रहा होगा। ठीक है, और इस चीज़ को आगे चलकर एक साइंटिस्ट आएंगे, वो इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी कर देंगे कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने फिर मिलकर कंबाइन होकर कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए। कौन कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने? देखिए, जब सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस शुगर बन गया, तो शुगर से ही डिफरेंट टाइप के पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। तो जब शुगर बन गया तो शुगर कंबाइंड होकर पॉलीसैकेराइड्स बना लिया। एमिनो एसिड बन गया तो कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोटीन भी बन जाएगा। सिंपल में एमिनो एसिड है तो कंपाउंड में प्रोटीन बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि एमिनो एसिड ही जुड़ जुड़ के कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। फैटी एसिड बन गया तो फैटी एसिड से फिर आगे चल के क्या बना? लिपिड बन गया। एंड बेस, नाइट्रोजन बेसिस बन गए। तो नाइट्रोजन बेस बन गया तो कहीं ना कहीं डीएनए आरएनए बन गया होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड भी बन गया। ठीक है,
तो इस तरीके से इन्हीं चारों गैसों के ऊपर जब लाइटनिंग की प्रोसेस हुई तो ऑर्गेनिक केमिकल्स बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने होंगे। ये ऑपरिन और हेल्डन की परिकल्पना थी, इन्होंने अपना ऐसे हाइपोथेसिस रखा था। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया गया, प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, और इसको प्रूफ कर किसने किया था? स्टैनले मिलर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था। स्टैनले मिलर ने लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करके एक एपरेटस को करके एक एपरेटस से इन्होंने इस थ्योरी को सही सिद्ध किया कि हाँ ये थ्योरी जो कह रही है कहीं ना कहीं ये सही कह रही है। इन्हीं चीज़ों से ही सारे सिंपल ऑर्गेनिक और कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ओरिजिन हुआ है। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था इसको एक स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपरेटस भी बोलते हैं। स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपरेटस। क्या प्रूफ किया था, कैसे किया था, उनके क्या एपरेटस थे, ये हम अभी अगली वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं बची है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बाय स्टैनले मिलर ने कौन सा प्रयोग किया था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। आशा है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे अपनी अपनी, और काफ़ी बच्चे नोट्स बना भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे पास नोट्स भेज भी रहे हैं। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, खूब मन लगा के, खूब मेहनत करके पढ़िए। थैंक यू।